हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्रीवियस जो आपके टॉपिक है वो आप लोग रिवाइज करते रहें यहाँ पर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे जिसमें एरोबिक और एनारोबिक की हमने बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट्स में जब भी आप रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे। क्लियर है। अब हमने कहा ये जो रेस्पिरेशन होता है ये दो टाइप से हो सकता है, एरोबिक है और एनारोबिक। यहाँ एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप से यहाँ पर हो सकता है। हम जानते हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो दो पार्ट में क्या होगा, करते हैं आगे। अभी तक हमने कहा है एरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपको बताया गया है Hollister made the initial discovery of the striated muscles of an on the other hand and coined the term mitochondria। आपको बता रही है डिस्कवरीज के बारे में कि सैंडर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड को क्या किया था, कॉइन किया था। हनीकॉम्ब postulated that the mitochondria serves as the site of cellular respiration। माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में बोला था। द माइटोकॉन्ड्रिया आर रेफर्ड टू एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। दे हैव देयर राइबोसोम डीएनए। इनमें अपना क्या होता है, अपना डीएनए होता है और अपने प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसकी बात की थी, एक तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लांट सेल में था एक ऐसी ऑर्गेनली कि जिसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। जल्दी से बताइए। They are found as the endosymbiont symbiotic relationship inside eukaryotic। और ये बेसिक चीजें हैं। हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को ई है, उनके नाम कौन कौन से नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं कि ईएमपी जो पाथवे है का नाम आपने कहा इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक। एरोबिक इट इन्वॉल्व्स अ time catalyzed events that results in the creation of a pyruvic acid, glucose oxidized because of the name of the biologist found in Gustav Amden, Otto Markov and G. Pearson। तो आपने कहा इनके नाम पे इन्होंने क्या किया है या बात है नाम। चलिए अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस वहाँ पर हुई, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पे हेक्सोकाइनेस लिखने। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेक्चर में आपने साइकिल देखी थी, आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, नाम याद रखने हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे। जब आप चीजों को पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा क्या हमने बात की है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन का कौन सा टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो पार्ट में कंप्लीट होता है। पहला होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या होगा, पाइरुवेट का फॉर्मेशन। कितने मॉलिक्यूल होंगे, पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल और यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, दो पाइरुवेट के। इसमें क्या होगा, एटीपी भी रिलीज होगी, एन ए डी एच भी रिलीज, NADH2। NADH2 यहाँ पे रिलीज। NADH2 आगे चल करके इस साइकिल में नहीं लेकिन आगे चल करके एक NADH से या क्या बनते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ये इस साइकिल का पार्ट नहीं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज से क्या बना है, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है और इस प्रोसेस के दौरान क्या यहाँ पे
और NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे कोई भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही पूरी जो साइकिल है ये कंप्लीट होती है 10 स्टेप में, जो कि हम बात की थी। यहाँ पे क्या होंगे, 10 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एटीपी का कहीं पे यूज किया जाएगा तो कहीं पे एटीपी रिलीज होगी, तो इस प्रकार से आपको पूरी साइकिल पढ़नी है। सेकेंड जो हमारे पास साइकिल आएगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी। इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे, क्रैब साइकिल के बारे में, देन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले क्रैब साइकिल चलेगी, देन उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। तो कर ले यहाँ पे जो भी रिवीजन हमें करना है हम रिवीजन कर लेते हैं। कर रही हूँ आप सभी तो ने यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे है उसे नोट किया होगा और उसे यहाँ पे रीड भी किया होगा, समझा भी है। तो हमने कहा साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ, तो ग्लूकोज एंटर करेगा। अब ये सारी चीजें हम बहुत बार रिवाइज नहीं करेंगे, आपको अपने जो टॉपिक हैं वो जल्दी से क्लियर करने हैं। बहुत क्या करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है और बहुत ज्यादा रिवीजन, ये जो बेसिक सी चीज है कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में गया तो ये था ग्लूकोज जो कि कार्बन मॉलिक्यूल। अब हमने इसमें क्या किया है, एक हम फॉस्फेट ऐड कर दिया है, कार से एक एटीपी का यहाँ पे यूज हुआ है, पहले यूज हो गया है। जब हमने ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किया तो हमने कहा इसे ग्लूकोज फॉस्फेट हमने कहा है। अब ये 6, ये जो नंबरिंग है ये आपको क्या बताते हैं, क्या होगा, ये बेसिक सी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रक्टोज 1,6 दिस फॉस्फेट, अब फॉस्फेट दो फॉस्फेट होगी, एक फर्स्ट पे होगा एक 6 पे होगा, तो लोकेशन इतना। अब हमने कहा कि जब हमने एक फॉस्फेट ऐड किया तो हमने इसे लिखा ग्लूकोज, अब कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज में अब क्या है फॉस्फेट यहाँ पर कार्बन नंबर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज यहाँ पर बना लिया है, तो फ्रक्टोज है कोई एटीपी यूज नहीं होगी तो हमने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने एक और फॉस्फेट ऐड करना है, यहाँ पर हमने फॉस्फेट ऐड करने के लिए एटीपी, अभी हम क्या करेंगे फॉस्फेट ऐड करने के लिए एटीपी। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अब एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो हमने कहा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अभी भी कार्बन नंबर यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, चाहे दो मॉलिक्यूल कार्बन के। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है 6 कार्बन का। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पर ट्रायो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 3 कार्बन की शुगर आती है और 3 कार्बन की शुगर यहाँ पर आपको क्या देखने को, यहाँ पे कीटोन देखने को मिलता है, यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं CHO लिखते हैं, कीटोन को कैसे लिखते हैं, कीटोन। क्लियर है। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, जो यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे कीटोन बनता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड है COOH में कन्वर्ट हो जाता है, होता है क्योंकि यही आगे होगा, क्या होगा आगे होगा। तो हमने कहा यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ये भी ट्रायोस फॉस्फेट है। इस ट्रायोस फॉस्फेट का नाम है क्योंकि एल्डिहाइड है तो अपने का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। और ये क्या है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे एसीटोन आ गया है तो क्या है कीटोन है, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ग्रुप के बारे में आपने केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से समझा होगा, आपके पास बात है एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड आता है, अल्कोहल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या आते हैं अलग अलग जो ग्रुप्स आते हैं उसके बारे में आप बात करते हैं, आप ऑर्गेनिक पर पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ईथर भी आता है, होता है कीटोन और ईथर में बहुत कंफ्यूजन, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ईथर और जो की एक बार आप लोग उसे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा उसके बाद क्या हो गया है, यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है और यहाँ पे बना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया है ना। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है
क्या है इक्वली। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो है आपने कहा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये वाला, और 3 कार्बन का है, और ये वाला जो है आपने कहा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है। अब ये क्या होते हैं, आपने कहा कि यहाँ से जो कीटोन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन बन सकते हैं। अब ये जो साइकिल है एक ही साइकिल चलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कीटोन भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ से नीचे जो भी चीजें बनेंगी हर एक के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक तो इसका बन रहा है और एक इसका बनेगा, ठीक है। तो हर एक चीज के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इससे पहले तो एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये हटा लो, चलिए स्टेप को देखिए उसके बाद हटाएंगे। अब क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पर क्या बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या लगा आपको क्या हुआ होगा यहाँ पे, एक बार देखिए, क्योंकि सेम चीज आप ऊपर भी देख चुके हैं। जब बिस फॉस्फेट की बात आई थी, बिस फॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या हुआ होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हमने कहा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, और यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। ग्लिसरिक एसिड क्या हुआ, एक तो यहाँ पे एल्डिहाइड से क्या बना है, यहाँ पे एसिटिक एसिड बना, क्लियर है। दूसरा हमने कहा एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ पे क्या जुड़ा है फॉस्फेट, पहले तो क्या था 3 पे था, अब 1 पे भी क्या है फॉस्फेट जुड़ा है। क्या चेंजेस आए हैं, एक तो एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो आपने कहा यहाँ पे हमने एटीपी यूज नहीं की है, यहाँ पर NAD से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन। क्या कहा था कि यहाँ इससे ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, एटीपी का एनर्जी करते हैं, और इससे नीचे जो है वो एटीपी या एनर्जी का क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, NADH का प्रोडक्शन हुआ। हमने कहा NADH ही वो है जो आगे चल कर कट हो जाएगा 3 तो के फॉर्मेशन में क्या करेगा वहाँ पे, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो तो NADH का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी एटीपी बनी नहीं है, आगे जाके अब क्या हुआ है ध्यान रखिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, कि 3 कार्बन का क्या है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और 2 मॉलिक्यूल बने, 2 इंटू करके रखा है ना, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट का मतलब है हर एक चीज के 2 मॉलिक्यूल बने। तो एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो दूसरे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में भी 3 कार्बन होंगे, तभी तो 6 कार्बन वहां पे हो रहे हैं, क्योंकि क्या कहा था ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ कार्बन है वो रिमेन होना चाहिए जो आपका लास्ट तक प्रोडक्ट आता है, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनती है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है। क्या होता है एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है रिलीज हो जाता है, कैसे रिलीज होगा, फिर एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ऐसे क्या होगा एक फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, और वो ऐड हो जाता है एडीपी में। एडीपी में जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो ये बनाता है एटीपी, तो यहाँ पे क्या हुई एटीपी जनरेट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी बनी है, यहाँ पर क्या बनी है डायरेक्ट एटीपी बनी है। डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, याद कीजिए हमने बात की थी कब, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे और हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे दिया। आप लोग क्या करेंगे, नोट्स आप देख सकते हैं, जब पूरी साइकिल हो जाएगी तब हम क्या हुआ है यहाँ पे आपने कहा है 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनी है फॉस्फोग्लिसरिक, एक फॉस्फेट ग्रुप निकला जो कि एडीपी में ऐड हो गया है, एडीपी से क्या बनी है एटीपी। अब क्या होगा, जो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उससे होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर बस जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है, और जब फॉस्फोग्लिसरेट से यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फिर क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है, एक फॉस्फेट अगेन एडीपी में ऐड होगा एडीपी। तो हमारे पास क्या आया है, पाइरुवेट आया है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पाइरुवेट हर एक में आप 2 × कर रहे हैं ना, पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है। अब इतनी बात अगर आपने समझ ली है, आपके लिए आगे के लिए जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो है टोटल एटीपी। टोटल एटीपी जो यहाँ पर क्या है, बने हैं, टोटल टोटल में मतलब आपने ये भी देखना है कितने हैं, कितने बने हैं। टोटल एटीपी जो हमारे पास क्या है यहाँ पर बने हैं, ठीक है, टोटल एटीपी और टोटल ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए पूरी साइकिल को बताइए, टोटल एटीपी। चलिए टोटल एटीपी अगर हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम टोटल एटीपी यहाँ पर देखते हैं कि टोटल एटीपी कितनी। एक एटीपी तो ये है, एटीपी ये है, एटीपी ये है, चौथी जो। अब आपको ये देखना है कि टोटल एटीपी कितनी। सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ से पहले, इससे पहले, इस स्टेप से पहले एटीपी का जो यूज हुआ है और इसके बाद जो है। अब यहाँ पे ये जो 2 एटीपी हैं, ये दो एटीपी का तो हमने क्या किया है यहाँ, इसके बाद यहाँ पर कितनी एटीपी बनी है, एक एटीपी बनी है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल की बात करें तो आपने कहा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है तो एक एटीपी बनी है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट की 2 मॉलिक्यूल, 2 एटीपी बनी है, यहाँ पे 2 एटीपी, ठीक है, जिनका की यूज हुआ है, यहाँ इनका की यहाँ पे जो क्या बनी है यहाँ बनी है। दूसरा यहाँ पे सेम आता है, आपने कहा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पाइरुविक एसिड बना है तो यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनेंगी, 2 बनेंगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर जो एटीपी यहाँ पर हुई है, ये इनका तो यूज हुआ है, इनका यूज हुआ है और इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन का फॉर्मेशन, क्लियर है। अब देखिए 2 एटीपी जो यूज हुई है वो तो 2 यहाँ से क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर कितना है, 4 है, 4 एटीपी। 4 एटीपी का यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, 4 एटीपी निर्माण हुआ है, लेकिन 2 यहाँ पे खर्च भी तो हुई है ना, 2 यहाँ पे खर्च हुई हैं, तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, तो कितनी बचेंगी, 2 एटीपी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो कितना मिला है, 2 एटीपी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितने हमारे पास प्रोडक्ट आए, लेकिन ध्यान ये भी होना चाहिए, आप लास्ट में ये याद नहीं करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में 2 का फॉर्मेशन, आपको पूरा याद रखना है कि अगर ग्लाइकोलिसिस में हम देखें तो 2 एटीपी यूज होती हैं और 4 एटीपी का क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्योंकि 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो गई है तो इन 2 एटीपी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो हमने खुद ही यहाँ पे क्या किए, इन्वेस्ट की है। 2 एटीपी तो हमने खुद ही इन्वेस्ट किए हैं और वहाँ पर 4 एटीपी बने हैं, तो 2 एटीपी तो ऑलरेडी वहाँ पे खर्च की गई थी। अगर हम देखें कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो हम कहीं की जो मेन प्रोडक्ट है वो कितना, 2 एटीपी बनी है, ठीक है, क्लियर है इतना। हमारे पास प्रोडक्ट कितना आया है, 2 एटीपी, टोटल जो एटीपी बने हैं वो कितने बने हैं, 4 एटीपी। अगर हम कहें कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी, तो आपने कहा 2 एटीपी। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ ग्लाइकोलिसिस हुआ है और 2 एटीपी हमारे पास एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें बेनिफिट कितना, आप इस लाइन को पढ़ करके सोचेंगे तो वो 2 एटीपी फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है एटीपी
वो 4 एटीपी यहाँ पर बने, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, डिटेल में देखना है। अब NADH की अगर हम बात करेंगे, NADH या NADH क्या आप लिख सकते हैं, कितने बने हैं यहाँ पर? आपने कहा कि कहीं पे भी NADH नहीं बना है एक्सेप्ट इस स्टेप में क्या बना है, जब आपने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे NADH। लेकिन हमने कहा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, थे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पे NADH कितने बनेंगे, 2 NADH फॉर्मेशन, क्लियर है यहाँ पे। पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली है। Glucose form 2 molecules of pyruvic acid after it undergoes oxidation. Glycolysis, respiratory phase and cleavage, oxidative and bio. अब आपने कहा the steps found in both these phases are as follows. लैंग्वेज में देखिए इजी क्या होता है, अगर आप देखेंगे इजी है कि आप पूरा जो पाथवे है उसे चलिए। आपने कहा हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज आर नीडेड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ, ठीक है, which produce glucose 6-phosphate and required it। पहला स्टेप आपको बोला गया है ग्लूकोज और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो आपको बोला गया था ग्लूकोज एंड हेक्सोकाइनेज रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, यूजिंग द एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज convert glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate which its isomeric form। तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पर आइसोमेरेज कहते हैं, क्योंकि दोनों आइसोमेर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आइसोमर हैं। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़े हैं, उनका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, जिसमें अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में समझा है। तो अभी तक आप ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके टॉपिक हैं वो कवर आपने कर लिए होंगे। तो हमने कहा कि क्योंकि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री की बात करें या बायो की बात करें, तो आपने कहा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के हैं, दोनों आइसोमर हैं, यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है कहते हैं। और आइसोमेरेज क्या करेगा, आइसोमेरेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, यहाँ पे किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट कहता है द रिमेनिंग स्टेप्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब आपने कहा जो आगे के स्टेप्स होंगे यहाँ पे आइडेंटिकल। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज ट्रांसफॉर्म इन फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट विद द यूज ऑफ जस्ट 1 एटीपी। जल्दी से पढ़िए, आपको यहाँ पर स्टेप्स बता रखे हैं। पहला जो स्टेप है और ये है, ठीक है, जिसमें कहा यह कि हेक्सोकाइनेज और द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोड्यूस ग्लूकोज फॉस्फेट, क्या हुआ है, पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट है, तो पहला स्टेप ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ पर ये है, जिससे कि आपने कहा कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है, में हमने कहा कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का, चलिए तीनों स्टेप नोट कर लिए हैं, आगे बढ़े। यहाँ पे आगे है फॉलोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-phosphate 2 molecules of a triose phosphate 3 carbon compound are formed, these are glyceraldehyde phosphate and dihydroxyacetone phosphate। आपने कहा यहाँ पर जो फ्रक्टोज 1,6-bis है वो 2 ट्रायो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 ट्रायो शुगर का नाम क्या है, पहली का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट और दूसरी का नाम है डाइहाइड्रोक्सी, दोनों क्या है ट्रायो। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा और यहाँ पर आपका एसीटोन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर बोथ इंटरकन्वर्टेबल एंड आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम एल्डोलेज। यहाँ पर क्या होगा, एल्डोलेज जो
इंटर कन्वर्टेड है तो यहाँ क्या हुआ जो। अब आपको एंजाइम नोट करते रहने हैं, जब भी आप पाथवे यहाँ पे बनाएंगे, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल बनाएंगे, तो वहां पर आप क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। नाउ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट आइसोमेरेज टू प्रोड्यूस molecules of a glyceraldehyde 3-phosphate, how glyceraldehyde 3-phosphate is created. 2-phosphoglycerate are formed from every 3-phosphoglyceric acid. Is an excellent donor. Each 2-phosphoglycerate is transformed into phosphopyruvate, which leads to the synthesis of a water molecule. Here, an enzyme known as a pyruvate kinase acts in the conversion of each 2-phosphoenol pyruvate into pyruvic acid. यहाँ पे enzyme mention. In this phase, the substrate phosphate group will be directly transformed to ATP, resulting in the release of an ATP molecule. Substrate level ATP. आपसे क्वेश्चन है, ये सारे स्टेप आपने पढ़, देखिए इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। अगर आपने साइकिल अच्छे से समझ ली है, पढ़ ली है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद लिख, मैं आपको बहुत बार बोला है डायग्राम पढ़िए, बायो में यही एक बेनिफिट होता है। डायग्राम पढ़िए, डायग्राम को समझिए और लैंग्वेज समझने की, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैक्सिमम जो टॉपिक होते हैं वो रिलेटेड होते हैं डायग्राम से, और डायग्राम आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि बायोलॉजी में बहुत रटना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम को समझना पड़ेगा, बहुत ईजी। आपको क्या करनी है, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पढ़नी है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग खुद वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। पहले तो डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता क्या है, ये डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है और इसने एटीपी का फॉर्मेशन किया है। क्या कहते हैं इसे, जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी और फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे थे तब हमने क्या कहा था इसे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा था या नहीं कहा। इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि डायरेक्ट एडीपी से एटीपी का जो फॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हमने यही तो पढ़ा था कि जो फॉस्फोराइलेशन है या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का है, आपने कहा एक तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड आपने कहा यहाँ पर होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन जो आपने क्या पढ़ा था यहाँ रिएक्शन में पढ़ा था, और तीसरा हमने कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आप कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा जैसे हमने बात की है यहाँ पे NADH का, NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, FADH2 का फॉर्मेशन, चले अभी H की बात करेंगे। NADH2 है, NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा करके, तो आपने कहा ये क्या है, इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। चलिए अब यहाँ पे हमने बात करी है ग्लाइकोलिसिस, अब यहाँ पे क्या बना है, पाइरुवेट बना है, और आपने कहा ये जो पाइरुवेट बना है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बन सकता है, या फिर आपने कहा बन सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बन सकता है। फर्मेंटेशन क्या है यहाँ पे, फर्मेंटेशन का मतलब है यहाँ पे कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो भी पाइरुवेट बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो भी बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्मेंटेशन क्या होती है, एरोबिक फर्मेंटेशन क्या होती है यहाँ पे, और नेक्स्ट हम आएंगे ये कि अब यहाँ पे पायरुवेट बन चुका है तो पायरुवेट अब जाएगा कहाँ पर, क्रैब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। लेकिन पायरुवेट की फॉर्म में नहीं जाता, पायरुवेट किसकी फॉर्म में जाता है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में जाता है। कैसे एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम क्रैब साइकिल के बारे में बात करेंगे।
तो आपको बता दिया गया है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या क्या है और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप लोग इन सारे टॉपिक को रीड करके आएंगे, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा सा ईजिली समझ आ जाए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने